हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। जैसे कि हमारे बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की बात की जाए तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर पोल्ट्री और डेयरी मैनेजमेंट जैसे बात की थी। ओके, सो आगे का टॉपिक बेसिकली आपका किसके ऊपर है? एपीकल्चर के ऊपर है। ओके, एपीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज अ बी कीपिंग। एपीकल्चर में बेसिकली देखो, एपीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस एक तरीका है जिससे अच्छा खासा मुनाफा पैसा काफ़ी कमाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात की जाए मेन इंपॉर्टेंट, तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन देखो इसके साथ साथ एपीकल्चर करने वाले को बी से मिलने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं उसका तो फायदा होता है। एग्जांपल में अगर बात करते हैं, जैसे हनी बी से आपको हनी मिलता है, ओके, वैक्स मिलता है, हमको डिफरेंट टाइप के एडेसिव ग्लू मिल सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमको हनी बी से मिलते हैं। लेकिन सिर्फ हनी बी हमको ये सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं देता, इवन वो हनी बी एक प्लांट पॉलिनेटर की तरह एक्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सब प्लांट पॉलिनेटर? ये क्या होता है? प्लांट पॉलिनेटर मीनिंग क्या है कि किसी एक प्लांट से कोई मेल एंथर को पिक करना और किसी दूसरे प्लांट के बेसिकली जिम्नोस्पर्म पे उसको ड्रॉप करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिकली बी है वो ऐसा एक प्लांट पॉलिनेटर की तरह एक्ट करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बी कल्चर या एपीकल्चर को लेके बात की जाए तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि ये एक आर्टिफिशियल रेयरिंग होती है। मतलब क्या इसको ह्यूमन खुद बेसिकली क्या करता है? ये मैनमेड रेयर करता है, मतलब पालता है। ओके, हनी भी इसको पाला जा रहा है। बताओ क्या क्या हो रहा है आज के टाइम? ओके, तो आर्टिफिशियल रेयरिंग की जाती है हनी बीज की, जिसके वजह से हमको क्या मिलने वाला है? फायदा कि हमको बी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इवन जो हमारे पास हनी बी वो क्या होता है? पॉलिनेटर की तरह काम करता है डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के लिए। देखो इसमें कैसा होता है ना कि ज्यादातर एपीकल्चर करने वाले लोग ना ऐसे सब फार्म के पास में एपीकल्चर करते हैं जहां पे महंगे महंगे फ्लावर्स उग सकते हो, जैसे ऑर्चिड्स उगाना हमको काफी महंगा प्लांट होता है। ओके, बेसिकली सनफ्लावर हो गया या अदर कोई भी क्रॉप्स है, तो उनका पॉलिनेशन कंटिन्यू कराने के जगहों पे ही हमको क्या करते हैं? बी कीपिंग करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मेन आगे बात करते हैं कि बी प्रोडक्ट्स हमको क्या क्या मिल सकते हैं एपीकल्चर करने के बाद। तो आपको हनी मिलेगा, जाहिर सी बात थी। ओके, वैक्स मिलता है, ये भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो पॉलन मिलने वाला है। मतलब क्या कि इसके अंदर पॉलन भी आपको फाइंड आउट होगा, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है। ओके, बी वेनम, मतलब बेसिकली क्या? बी वेनम क्या होगा? बी का जहर, उससे भी क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेडिसिन को बनाने में मदद मिलती है। ओके, प्रोपेलिस जिसको बेसिकली बी ग्लू भी बोला जाता है, और इवन द रॉयल जेली। देखो अगर मैं आपको थोड़ा इसका कहानी बताऊं रॉयल जेली का, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है थोड़ी सी, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्कर है, देयर इज अ क्वीन एंड देयर इज अ ड्रोन। ठीक है, तो कैसा होता है कि ये तीनों में बेसिकली जो क्वीन है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल फीमेल होती है, मतलब जो बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। वर्कर भी एक फीमेल है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और ड्रोन को तो पहली बात बी हाइव के अंदर आना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ड्रोन को कभी भी बी हाइव के बाहर रहना या बाहर जाके कहीं ना कहीं से कुछ काम करते रहना वही अलाउड है, अंदर आना अलाउड नहीं होता। सिर्फ एट अ टाइम जब भी फीमेल क्वीन जब फर्टिलाइज करना होता है उनको, तभी कोई एक ड्रोन एंटर करता है, स्पर्म डोनेट करता है और उससे आगे के प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें रॉयल जेली मतलब क्या है? देखिए कैसे कि जो इसमें क्वीन है वो पूरे बी हाइव में सिर्फ एक ही होगी। ओके, और वर्कर अराउंड 20,000 15,000 तक हो सकते हैं, और ड्रोन का भी अप्रोक्सीमेटली नंबर 10,000 तक होता है। ओके, अभी यहाँ पे क्वीन जब बहुत ज्यादा बुढ़ी हो जाती है, उसको लगता है कि अब मेरा फर्टिलिटी पीरियड खत्म हो गया है, मेरा वक्त आ गया है, मेरे को जाने दो, तो फिर क्या होता है इसके अंदर जो क्वीन होती है वो रॉयल जेली, अपने बॉडी से एक जेली रिलीज करती है जिसको वर्कर, एक फीमेल वर्कर क्या करती है? उसको फीड करती है, वो रॉयल जेली को खाती है। खाने के बाद उसके बॉडी के अंदर सम बायोकेमिकल पाथवे, सम केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है? ये वर्कर जो स्टराइल थी, जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, अब वो फर्टाइल हो जाती है और बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। और इस टाइम पे अगर क्वीन ने किसी और को रॉयल जेली दे दिया तो वो बी हाइव को छोड़ देती है। ओके, और उसके बाद जो वर्कर जिसने रॉयल जेली फीड किया वो अकेली लौती क्वीन बन जाती है, और ऐसे ये प्रोसेस आगे से आगे कंटिन्यू चलते रहता है। ओके, तो बेसिकली रॉयल जेली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि रॉयल जेली है क्या। ओके, आगे बात करते हैं कि एपीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपको फायदा क्या है? तो सर जी पहला तो हनी, बिकॉज इट हैव अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है और बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी होता है इसका। ओके, कभी कभी तो हमको मेडिसिन नहीं खाया जाता तो हम हनी के साथ खाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको कब से बोला कि क्रॉप की अलग अलग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अच्छे अच्छे क्रॉप्स को उगाने में, अच्छे अच्छे फ्लावर्स को उगाने में हमको क्या करेगा? ये एपीकल्चर मदद करेगा। ओके, कॉमन हनी बी स्पीशीज कौन कौन सी इंडिया में मिलती है? इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सीईटी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, फर्स्ट वन इज द एपिडोर्सेटा। इसको रॉक बी और वाइल्ड बी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपको मैच द कॉलम हो सकता है रॉक बी, तो इसमें से ऑप्शन आएगा आपको कि एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, कौन सा बताओ?
तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करें एपिस फ्लोरा, बेसिकली इसको लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। एपिस मेलिफेरा इज ऑल्सो नोन एज अ यूरोपियन बी एंड एपिस इंडिका इज ऑल्सो नोन एज अ इंडियन बी, बिकॉज इंडिका स्टैंड फॉर द इंडिया। ओके, तो नॉलेज एंड आंसर आपको क्या बोला है, फॉर बी कीपिंग एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका आर द सुटेबल स्पीशीज हेंस दे आर नोन एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। तो आपको ध्यान रखना है कि एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका ये दो स्पीशीज है जो हाईली रिकमेंडेड होती है और हाईली यूज्ड होती है किसमें, एपिकल्चर के पर्पस में। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है बी कीपिंग करने के लिए। देखो मैंने पहले ही बोला ये आर्टिफिशियल बी कीपिंग है, आर्टिफिशियल मतलब हम खुद से करने वाले, तो हमको वैसा एक एनवायरमेंट उस बी को देना पड़ेगा कि वो अपना वैक्स वहाँ पे रिलीज करे, अपना पोलन रिलीज करे, अपना रॉयल जेली रिलीज करे, अपना हनी लाके वहाँ पे स्टोर करे, हनी बी को बनाए, तो ऐसा हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको एनवायरमेंट। तो उसी के जरिए हम बताएंगे कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हनी बी को रिक्वायरमेंट है इज द लोकेशन, बहुत अच्छा खासा, जहाँ पे वाइल्ड श्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे वगैरह हो, फ्रूट्स हो, ऑर्चर्ड्स हो, मतलब बहुत सारे महंगे महंगे जो आते हैं ना प्लांट्स वगैरह ऐसे पार्ट, वो हो, कल्टीवेटेड क्रॉप्स हो, ये सारी चीज़ों के आसपास है तो उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। अब ऐसा रियरिंग करना हमको है, तो आपको ही पता है कि हनी भी ऐसी नॉर्मल सा स्पीशीज नहीं है क्या उड़ेगा मक्के की तरह आपको दे देगा जो चाहिए। हनी भी तो वेनम भी रिलीज करता है और आपको पता है वो स्टिंग भी करता है, डंग भी मारता है। तो अगर आप रियर करोगे तो आपको भी तो डंग मारेगा, तो आपको सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है कि जिससे आप उससे बचो भी, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट दो भी और उसको सारा काम करके प्रॉपर मिले। ओके, तो इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, जैसे कि बात की जाए बी हाइव बॉक्स, ये जो आपको हाइव बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे जो पार्ट है ये पूरा क्या है, बी हाइव बॉक्स है। ओके, आगे बात करें कॉम फाउंडेशन, मतलब क्या कॉम फाउंडेशन शीट क्या होता है, एक इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे ये छोटा सा इतना एरिया दिख रहा होगा, ये है कॉम फाउंडेशन शीट, मतलब क्या अलग अलग इसके अंदर ऐसा शीट्स है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वर्कर, क्वीन और बेसिकली ड्रोन वगैरह रहने वाले। ओके, आगे बात करें बी वेल, ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा सर पे ढकने वाला होता है, ओके, जिसके से आपको काटता नहीं है मुंह के ऊपर, स्मोकर होता है, स्मोक ज्यादातर देते हैं कभी कभी इसके ऊपर भी, हाइव के ऊपर भी, ठीक है। बी ब्रश होता है, मतलब कहीं कहीं गंदगी है तो ब्रश से उसको क्लीन किया जाता है, ग्लव्स पहनना जरूरी होता है, ठीक है, गम शूज पहनना जरूरी होता है प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से। अनकैपिंग नाइफ, मतलब क्या ये जो बी वैक्स पूरा ये बी बॉक्स पूरा बंद होता है, तो एक ऐसा नाइफ जिससे क्या हो बी हाइव खुल पाए, ठीक है। स्वाम नेट की जरूरत होती है, बेसिकली ये पूरे को स्वाम नेट बोला जाता है, और एक और टाइप का स्वाम नेट होता है जो बेसिकली कवर करने के लिए भी यूज होता है और इनको पकड़ने के लिए भी यूज होता है, अलग अलग टाइप के नेट्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो एक अलग से चेंबर होता है जिसको क्वीन एक्सक्लूडर बोलते हैं। क्वीन एक्सक्लूडर क्या करेगा कि सारे के सारे वर्कर, सारे के सारे ड्रोन से क्वीन को अलग करके रखने वाला एक अलग से चेंबर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वीन होती है, विच इज नोन एज अ क्वीन एक्सक्लूडर। और अलग अलग हाइव के टूल, मतलब ये जो बेसिकली पूरा बॉक्स है इसके अलग अलग और भी टूल हो सकते हैं जिसके अंदर यूज होंगे। ओके, अब क्या क्या नॉलेज और क्या क्या मैनेजमेंट करना जरूरी है अगर आप बी कीपिंग या एपीकल्चर करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द बी हैबिट। पहला तो आपको बी के हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ से पोलन लेता है, कहाँ से नेक्टर लेता है, कहाँ पे रहना पसंद करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो क्या वहाँ पे काम करेगा, कैसे वो बी हाइव को बनाएगा, कब बनाएगा, कितने टाइम, तो ये पूरा एक नॉलेज होना जरूरी होता है कि बी का बेसिक हैबिट्स क्या क्या होता है। ओके, आगे बात करें प्रॉपर लोकेशन सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बोला कि एक लोकेशन होना जरूरी है कि कहाँ पे अच्छे श्रब्स है, क्रॉप्स है, वहीं पे वो ज्यादातर जल्दी अपने को मिलेगा, ठीक है। कैचिंग एंड हाइविंग स्वाम्स, मतलब क्या कि ऐसे टाइप के हम लोग बीज को पकड़े, उसके बाद उसको हम लोग वहां पे ही प्रॉपर ये बॉक्स के अंदर क्या करें, सुटेबल एनवायरनमेंट के जरिए वहां पे जाके उनसे क्या बनवाएंगे हम लोग, हनी, वैक्स वगैरह वगैरह चीजें। ओके, आगे बात करें तो सीजनल हाइव मैनेजमेंट होता है, हर सीजन में हम लोग नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर सीजन होते हैं जिसके अंदर ज्यादा बी क्या करता है, अपना काम करता है। अभी आपको भी समझ आ रहा है, बारिश अगर कंटिन्यू हो रही है तो वो जाके नेक्टर से नेक्टर निकाल के लाके हनी वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, आगे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ हनी, वैक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सब का मैनेजमेंट करना जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए कि हनी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। कोई भी मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करके उसको रख नहीं सकते, खराब होने का चांसेस होता है। ओके, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, प्रॉपर तरीके से देखना कि क्लीनिनेस कितना उस पूरे उसमें, एक्टिविटी क्या चल रही है बीज की, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है, ठीक है, क्वीन की क्या एक्टिविटी चल रही है, एंड इवन ब्रूड का कंडीशन क्या चल रहा है। ब्रूड मतलब क्या, जो भी क्वीन अंडे देती है, जो भी स्पर्म से डोनेट होने के बाद जो अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं आगे के प्रोजेनी के लिए, उनका क्या कंडीशन है, प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रहे हैं, क्या है कि क्या नहीं। ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखना एक मैनेजमेंट और प्रैक्टिसेस में आता है एपीकल्चर के। आगे बात की जाए तो बी कीपिंग इन एग्रीकल्चर को लेकर बात की जाए तो बी कीपिंग एग्रीकल्चर में कैसे मदद करने वाला है,
तो अभी आपको मैंने बोला इज ओनली द पॉलिनेशन बेनिफिट, जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए होगा। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है कुछ क्रॉप्स की, जैसे कि सनफ्लावर क्रॉप्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सेफ्लावर हो गया, चिली हो गया, कैबेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, लेग्यूम्स हो गया, फ्रूट्स हो गया जैसे एप्पल, मैंगो, सिट्रस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सबका कंटिन्यू क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा और बेनिफिट देगा। आगे बात करते हैं बूस्ट द हनी प्रोडक्शन। ये तो इंपॉर्टेंट है कि अपने को हनी प्रोडक्शन बहुत जल्दी मिलता है और इवन अपने को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रॉप के यील्ड्स मिलना चालू हो जाते हैं इसी के साथ साथ। ओके, साइमल्टेनियसली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर द फिशरी, फिश, मछली। ओके, मछली की बात करते हैं। यहाँ पे फिशरी क्या है, फिशरी एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जहां पे हम लोग अलग अलग टाइप के फिशेस को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, उनसे अलग अलग डिराइव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या तो उन फिशेस को हम लोग बेच के एज अ पैसे कमा सकते हैं अच्छे इकोनॉमिकली तरीके से। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता इसके अंदर कि हम सिर्फ फिशेस को पकड़ रहे हैं। फिशरी इज नॉट ऑल अबाउट द फिशेस ओनली, इट कैन बी अबाउट द इनवर्टिब्रेट, जैसे कि मॉलिक्स हो गए, जैसे प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए। इनकी मार्केट डिमांड बहुत भाई, बहुत ज्यादा मार्केट डिमांड है क्योंकि बहुत महंगे बिकते हैं। ओके, इनको भी फिशरी में काउंटेबल किया जाता है। तो आइए बढ़ते इसमें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी। ये एक अप्लाइड बायोलॉजी है क्योंकि हम लोग इसमें जाके काम करते हैं, अप्लाइड करते हैं, अपनी चीजों की पढ़ाई को एप्लीकेशन में डालते हैं। ठीक है, जिसमें ये मेन फोकस किस पे करता है, फिशरी की बातें, कैचिंग में पकड़ना, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके रखना, उनकी फार्मिंग करना, बाद में उनकी मार्केटिंग करके पैसा कमा लेना। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। नॉट ओनली द फिश बट ऑल्सो द अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन दिस फिशरी, सच जैसे कि क्या क्या है, प्रॉन्स है, लॉबस्टर्स है, ऑयस्टर है, म्यूसल्स है एंड क्रैब्स है। ये सारे का जो मार्केट डिमांड है, इनका जो टेस्ट है, क्या टेस्ट है इनका, खाने का भी मस्त आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें फिशरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ फिशरीज के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला इज द इनलैंड फिशरिंग। ओके, इनलैंड फिशरी क्या होता है इसके अंदर, इनलैंड मतलब होता है जब कभी भी हम किसी फिशेस को हमारे लैंड के अंदर जो रिवर्स बह रही है उनमें से पकड़े, इट नोन एज द इनलैंड फिशरी। ओके, एंड सेकंड वन इज द मरीन फिशरी। What do you mean by the marine fishery? जो हमारे लैंड के आउट ऑफ द बॉर्डर, जो भी हमारे पास ओशंस है, सीज है, जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इनमें से जब हम फिशेस को पकड़ते हैं, मतलब हाई सॉल्ट वाटर में से अगर हम फिशेस को लेते हैं, दैट्स नोन एज अ मरीन फिशरी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनलैंड फिशरिंग में हम लोग कल्चरिंग करते हैं और कभी कभी कैप्चरिंग करते हैं फिशेस का फ्रॉम कहां से। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इनलैंड इज द फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर बॉडी से हम लोग लेते हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, डैम्स हो गया, रिवर्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जहां पे हम लोग ये सबको पकड़ेंगे। ठीक है, इनलैंड एक्वेटिक एरिया की बात करें, इंडिया में टोटल 40 से लेके 50 लाख एकड़ तक का हमारे पास जगह है जिसमें से इनलैंड फिशरिंग की जाती है। और अगर मैं आपको बता दूं तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज में, इवन इंक्लूडिंग द इंडिया, ज्यादातर जो फिशिंग होती है वो इनलैंड के जरिए ज्यादा की जाती है, बिकॉज फ्रेश वाटर फिशेस का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है कुछ। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें, वो थोड़ा मतलब वो फिशिंग टेस्ट ज्यादा उतना नहीं आता, फिशिंग स्मेल कम आता है उसके अंदर। आगे बात करते हैं कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस, जैसे कौन कौन से हम पकड़ते हैं और कौन कौन से खा लेते हैं, सच एज अ लेबियो रोहिता। ओके, लेबियो रोहिता इज ऑल्सो नोन एज अ रोहू, काफी लोग ने खाया रहेगा। ठीक है, देन देयर इज अ कटला, बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम ही कटला कटला होता है। देन देयर इज अ किरिना मृगल फिश है ये, और भी बहुत सारे ऐसे अदर कार्प्स होते हैं जिसको हम लोग कैप्चर करते हैं और खाने पीने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस है एंड कौन से कॉमन मरीन वाटर फिशेस है, दोनों अलग अलग है। ओके, ध्यान रखिएगा। मरीन फिश की बात करते हैं तो हम लोग कैप्चर करते हैं फिश को कहां से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सी। पहले हमने फ्रेश वाटर से लिया था, सी से लेंगे। ओके, इंडियन कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास पूरा इंडिया का अगर कोस्ट लाइन देखा जाए तो 7500 किलोमीटर के दायरे भर का है। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉमन कुछ मरीन फिशेस पकड़ते हैं, जैसे कि हर्पेडॉन नेरूस, जिसको हम लोग बॉम्बे डक बोलते हैं, उसका फुल नेम है। ठीक है, हर्पेडॉन नेरूस। उसके बाद है यहाँ पे सार्डिनेला, जिसको हम लोग सार्डिन बोलते हैं, ये भी काफी महंगे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं। ओके, देन देयर इज अ रस्तचिला कानागुर्ता, बेसिकली एक स्पीशीज है जिसका बेसिक कॉमन नेम इज द मैकरल। ओके, एंड स्ट्रोमेटस नाइजर इज अ पॉम्फ्रेट। ठीक है, पॉम्फ्रेट बहुत महंगा फिश आता है, बहुत लेकिन टेस्टी भी होते हैं, जिसमें आपको पता रहेगा कांटे वगैरह नहीं होते, सिर्फ बीच में एक वर्टिब्रेट होता है बस, दैट्स अ पॉम्फ्रेट नाइजर, स्ट्रोमेटस नाइजर। ओके, अब यहाँ पे आगे बात कर सकते हैं कि ईश्वरियन फिशरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ईश्वरी, व्हाट डू यू मीन बाय सर ईश्वरी, ये कुछ अलग वर्ड है। तो ईश्वरी का बेसिक मीनिंग होता है जब कभी भी एक रिवर फ्लो हो रही है और जैसी वो किसी ओशन में ओपन हो जाए, उसको ओशन या सी में ओपन हो जाए, उसको हम लोग ईश्वरी बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास गंगा रिवर फ्लो होता है और ईस्ट डायरेक्शन में हमारे इंडिया के चला जाता है और बे ऑफ बंगाल में ओपन हो जाता है, तो जिस डायरेक्शन पे जैसी वो ओपन होता है, जब माउथ उसका खुलता है ओशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वरी बोलते हैं।
ओके तो यहाँ पे लिखा गया है कि कैप्चर हम फिश को करेंगे कहाँ से, हम लोग मेन कैप्चर करते हैं फिश को इशुरीज वगैरह से। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे कि यहाँ पे इशुरीज की मीनिंग क्या है कि रिवर्स मीट्स द सी वगैरह की बात हो गई। आगे बात करें एग्जाम्पल, इसमें सुंदरबन एरिया है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, जो वेस्ट बंगाल मैंने भी आपको बोला बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे कुछ एग्जाम्पल है इश्यूरियन फिशरी में कि कहाँ कहाँ से पकड़े जा सकते हैं। ओके फिश फार्मिंग मेंटेनेंस करना, कि अगर आप फिश की फार्मिंग करते हो तो उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे, कैसे आप बचाओगे। जैसे आपने बी कल्चर में देखा कि कैसे मेंटेनेंस मैनेजमेंट करना होता है, उसी तरह यहाँ पे फिश फार्म मेंटेनेंस में क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन करना है सबसे ज्यादा सुटेबल साइट्स का। ऐसे साइट्स आपको ज्यादा चुनने जो बहुत ज्यादा प्रॉपर ब्रीडिंग वाले हो कि यहाँ पे फिश ज्यादा तरीके से ग्रो कर पाए। ओके इवैक्यूएशन पॉन्ड, मतलब ऐसा जगह पॉन्ड ऐसा सेलेक्ट करोगे जहां पे ऐसे जगह पॉन्ड बनाओगे जहां पे आपको लगता है कि एनवायरनमेंट बहुत सुटेबल है किसी भी फिश को ग्रो करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टैंक्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप फिश फार्म मैनेजमेंट करते हो, आपके यहाँ पे अगर मैंने एक बहुत बड़ा एरिया लेके फिश फार्म मैनेजमेंट चालू किया, तो ये सारी चीजों का बात मेरे को ध्यान रखना होता है कि सिलेक्शन साइट अच्छी हो, वहां पे पॉन्ड अच्छे से बनाया जा सके। उसके बाद वो पॉन्ड भी एक पॉन्ड में सारी मछली डाल के काम नहीं चलता, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक हैचरी होता है। हैचरी पॉन्ड मतलब क्या कि एक ऐसा पॉन्ड होगा जिसके अंदर सिर्फ बच्चे हैच होंगे, अंडे बाहर आएंगे बस। ओके देन उसके बाद होता है हमारे पास नर्सरी पॉन्ड, मतलब क्या कि एक बार जब अंडे बाहर आ गए तो बड़े बड़े फिशेस को उठा के हम लोग अलग कर देते हैं जिन फिशेस ने वो अंडे दिए हैं। उसके बाद वो अंडों को हम लोग उठाते हैं और एक दूसरे टैंक में डालते हैं, नोन एज अ नर्सरी टैंक या नर्सरी पॉन्ड। उसके अंदर हम लोग प्रॉपर उसका खाना पीना, सुटेबल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, वाटर के सारा पैरामीटर हम लोग अच्छे से रखते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाता है। ओके आगे एक बार जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका रियरिंग करना पड़ता है, मतलब उसको पालना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो पालने के लिए उसका जितना खाने का रिक्वायरमेंट होता है, डेली डोसेस होते हैं, वो सारे प्रॉपर देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास स्टॉकिंग टैंक, मतलब क्या कि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम लोग फिश के लेंथ, मॉर्फोमेट्रिक को देखे कि कितना लेंथ है, कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग अलग टैंक्स में सेपरेट आउट कर देते हैं, या अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम सेपरेट आउट कर देते हैं। तो ये सारे फिश फार्म मेंटेनेंस का तरीका होता है। क्या वाटर सोर्स हम लोग दे रहे हैं, सबसे अच्छा है कि नहीं, मैन्योर्स वगैरह है कि नहीं, उसके अंदर सप्लीमेंट्री फीड वगैरह, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट होती है। सप्लीमेंट्री फीड मतलब उसके खाना पीना उसका प्रॉपर देना। ओके यहाँ पे दो टाइप से कल्चरिंग की जा सकती है, वन इज द मोनोकल्चर एंड वन इज द पॉलीकल्चर। मतलब एक बड़ा मैंने पॉन्ड लिया है, एक पॉन्ड के अंदर मैं पूरी की पूरी फिश जो रख रहा हूँ वो सेम स्पीशीज है, इज अ मोनोकल्चर। ओके एक बड़ा सा पॉन्ड है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फिशेज है, इज नोन एज अ पॉलीकल्चर। तो सर बोल सकते हो झगड़ा नहीं होता क्या फिश में, तो हम जानबूझ के ऐसी फिशेस चुनते हैं जो ज्यादातर एक फिश होंगी, वो उनको ज्यादातर अच्छा लगता है सबसे नीचे रहने को पानी के। कुछ फिशें ऐसी होती है जिनको बिटवीन में रहने को अच्छा लगता है, कुछ फिशें ऐसे जिनको टॉप पे रहने को अच्छा लगता है, सरफेस ड्वेलर बोलते हैं उनको हम लोग। तो ज्यादातर बेसिकली इस तरीके से हम लोग पॉलीकल्चर करते हैं ताकि 3 के 3 फिश अलग अलग लेयर में भी रहे और कभी झगड़ा वगैरह भी ना हो खाने को लेके। ओके बेसिकली द लास्ट इज बेसिकली द प्रिजर्वेशन टेक्निक। अगर मैंने फिशेस वगैरह पकड़ी है तो उनको मेरे को प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय द प्रिजर्वेशन, मतलब अगर मैंने ओशन में से या बेसिकली अगर मैंने फ्रेश वाटर में से अगर फिश निकाली तो मुझे वो बेचनी है। बेचने में हो सकता है मुझे आज शाम में बेच पाऊँ, अगर मैंने सुबह पकड़ा या कल तक बेच पाऊँ, तो तब तक तो मुझे उसको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड थोड़े टाइम बाद वो मर ही जाएगा और मरने के बाद कोई भी बॉडी सड़ना चालू हो जाती है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है। तो ये चीजें ना हो करके मुझे उस फिश को अच्छे से संभाल के अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू उसका बॉडी सब सही से रखना पड़ेगा, इज नोन एज अ प्रिजर्वेशन। ओके सबसे पहला इज द चिलिंग, मतलब क्या हम लोग बहुत ज्यादा उसको अच्छा खासा ठंडे एनवायरमेंट में, एकदम कोल्ड एनवायरमेंट में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको फ्रीजिंग कर सकते हैं, मतलब फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब क्या कि ऐसा जो फ्रीज होता है जिसके अंदर बेसिकली मॉइस्चर नहीं होता, सिर्फ फिश जो बेसिकली फ्रीजर ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ ठंडी ठंडी हवा कंटिन्यू पास होती रहती है, बस वो होता है फ्रीज ड्राइंग। ओके कभी कभी हम लोग सन ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब सन के अंदर से सुखा के रख सकते हैं, तो सन ड्राइंग की वजह से भी वो प्रिजर्व रह सकता है, ठीक है। बहुत बार होता है स्मोक ड्राइंग करते हैं हम लोग, स्मोक के जरिए भी हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं। सॉल्टिंग होता है, सॉल्टिंग मतलब हम लोग क्या करेंगे कि एक पानी लेंगे जो कि सॉल्ट का पानी होगा, उसके अंदर डुबा के रखेंगे। ओके इवन द कैनिंग, अगर नहीं भी संभाल पाए तो ज्यादा क्या करेंगे, फिर उसको कैन के अंदर प्रॉपर्ली सील्ड करके पैक कर देंगे। तो ये सारे डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम लोग फिश को बचा के रख सकते हैं। आगे बात करें कुछ बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं हमारे पास फिशेस को लेके, जैसे कि फिश ऑयल की बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला फिशरी में सिर्फ खाना ही उसका मेन इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, उससे अलग अलग प्रोडक्ट हम डिराइव कर सकते हैं। ओके सबसे पहला इज द फिश ऑयल, हम लोग इसको पेंट्स में यूज करते हैं, साबुन सोप में यूज करते हैं, मेडिसिन। तो जो लोग वेजिटेरियन के नाम से सोच रहे हैं वो प्लीज ना सोचें कि हम बहुत वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है। बहुत सारी जगह पे फिश ऑयल को यूज किया जा रहा है पेंट, सोप, मेडिसिन वगैरह से लेके अलग अलग चीजों में। आगे बात करें फिश मील की बात कर दी जाए, देखो ऐसा जरूरी नहीं बोलूंगा कि पेंट सोप हर जगह पे डालते ही होंगे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेडिसिन बनाए जाते हैं जो विदाउट एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स भी होते हैं।
ओके। फिश मील की बात करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है, एनिमल फीड के तौर पे यूज हो सकता है। मतलब जब फिश की बॉडी धीरे धीरे बेसिकली इसको खाने के तौर पे दूसरे एनिमल को तो दे ही सकते हैं, या कभी कभी पूरी बॉडी सड़ रही है तो उसको फर्टिलाइजर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिश गुआनो, उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जैसे उसके गिल्स हो गए, उसके स्किन्स हो गए, जो उसके बॉडी पार्ट कुछ सड़ रहे वो हो गए, तो उसको हम लोग ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। काफी बेनिफिट होता है इसका। ओके। फिश का जो अलग अलग हड्डी होती है, स्केलेटन होता है, उसका स्किन होता है, उससे ना फिश के बॉडी से ग्लू रिलीज होता है, ठीक है, जो एडेसिव मतलब चीजों को चिपकाने वगैरह के एडेसिव पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। आगे बात करें इज द नोन एज इसिंग ग्लास। इसिंग ग्लास बेसिकली जो फिश के अंदर एक एयर ब्लैडर होता है, जिसके जरिए फिश कभी भी पानी के अंदर तैर सकती है। देख, ठीक है, हम लोग ऐसा जब हमको तैरना होता है तो हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं ताकि लंग्स थोड़ा इवेलेट हो जाए, मतलब बढ़ जाए, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सीजन एयर होती है जिसके से हम लोग फ्लोट कर पाते हैं पानी के ऊपर। उसी तरीके से अगर पानी के अंदर इनको फ्लोट करना है, इनको नीचे आके डूब नहीं जाना है, तो इनके बॉडी के अंदर एक छोटा सा एक लेयर होता है जिसको एयर ब्लैडर बोलते हैं, एक ऑर्गन इनका, जिससे ये लोग कंटिन्यू स्विम कर पाते हैं। ओके, तो उसके एयर ब्लैडर को निकाल के उसको सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में करके बेसिकली उसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स क्रिएट करते हैं, उसको इसिन ग्लास बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्लैरिफाइंग ड्रिंक्स मतलब क्या ड्रिंक्स वगैरह को फिल्टर करने के लिए और कभी कभी इसको एडेसिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ओके, द लास्ट फॉरमोस्ट बेसिकली द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है फिशेस का, तो यही इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशियस फूड होता है। बहुत सारी कोंकन्स वगैरह जो साइड होते हैं वहां पे तो बहुत न्यूट्रिशियस फूड क्या डेली फूड के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, कमर्शियल बाय प्रोडक्ट मतलब क्या, जो अभी आपने देखा फिश ऑयल, फिश मील, फिश गुआनो, इसिंग ग्लास, ये सारे इनके बाय प्रोडक्ट है, ये सब बाय प्रोडक्ट है इनके, लेकिन इनको यूज करके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। ओके, हाई वैल्यू मार्केट होता है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसका, प्रॉन्स का, लॉबस्टर का। मैंने पहले ही बोला आपको, स्वाद में इतने तो अच्छे वो बात अलग है, लेकिन इनका मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से लॉबस्टर वगैरह की बात की जाए तो बहुत, अगर महंगे से महंगा मैंने 8000 तक का देखा ही, कि 8000 का खाली एक डिश, इतना बड़ा लॉबस्टर का खाली, तो सोचो कितना महंगा बात है। यहाँ पे आगे बात कर सकते हैं कि जनरेट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर अब बेसिकली किसी को स्टार्टअप करना है इसके अंदर, कि उसको पॉन्ड वगैरह, फिश रेयरिंग, फिश मेंटेनेंस करना है, तो ये एक स्टार्टअप जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह काम आता है, या वही बोला जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, यही सब चीजों के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द फिशरी, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट बेसिकली द एपीकल्चर। कुछ टेक्निक्स है हमारे पास इसके अंदर, जिससे सारे मेंटेनेंस, डेफिनेशन से बात आपको सब क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये दोनों ही टेक्निक जो भी बात की जा रही है, ये टोटली अप्लाइड बायोलॉजी है, कि आप जो भी चीज पढ़ते हो आपके बायोलॉजी में, उसको आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा एपीकल्चर करने से अच्छा खासा साल का लाखों करोड़ों कमाते हैं लोग। नॉट इवन खाली एपीकल्चर, इवन फिशरी से, फिशरी तो भाई पूछो मत, टन्स में होती है, डेली का डेली इतना एक्सप्लॉयटेशन है हमारे बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड ना। एक्सप्लॉयटेशन छोड़ो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, मुझे लगता है इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है फिशेस वगैरह का, उसके बाद उसको कितना बेचा जाता है। इवन अगर किसी को बहुत ज्यादा हाँ जाके पकड़ना नहीं है तो उसका खुद का पॉन्ड वगैरह बना के भी वो फिश रेयरिंग करता है, और सच्ची में बोलता बहुत कमाते लोग इससे, लाखों कमाते, उससे ज्यादा कमाते डेली। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऑर्नामेंटल फिशेस को ग्रो करते हैं, और हर एक ऑर्नामेंटल फिश का वैल्यू की बात करो तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाता है सिर्फ एक फिश का वैल्यू। तो यही सारे बेसिकली फिशेस वगैरह ये जो आपका अप्लाइड बायोलॉजी की बात है। ओके, सो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्लाइड बायोलॉजी में बेसिकली फिशरी और हम एपीकल्चर को पढ़ते हैं। ओके, सो इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।